नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और साथियों, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन और मुगल काल के कुछ तथ्य, कुछ क्वेश्चंस जो है मुगल काल के भी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर जो अपनी ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है, अगर आपने इसके पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई के बटन पर क्लिक करके आप इसके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। घटना चक्र सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। और साथियों, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। ऑप्शन है साथियों रामानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और कबीर। तो साथियों, जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रामानंद। रामानंद जी ने जो है भगवान राम के उपासक थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, वे बनारस में रहते थे। इनके संबंध में एक पद्य प्रचलित है जिसका अर्थ है कि पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई, जिसे रामानंद उत्तर भारत में ले आए। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो साथियों, ऑप्शन है श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो इसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वह गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़िया वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इसके अनुयायी इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। तो साथियों, ऑप्शन है नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात और वल्लभाचार्य गुजरात। तो साथियों, ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट होगा, क्यों ये नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से ही है। साथियों, आपको गलत का चूज करना है, गलत जो ऑप्शन है वह है उसको निकालना है। तो साथियों, चैतन्य का संबंध भी अभी हमने पढ़ा है कि वो बंगाल से थे। नरसिंह मेहता ये गुजरात से ही थे। और साथियों, वल्लभाचार्य का जो संबंध है वह गुजरात जो लिखा हुआ है, ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको इसमें गलत ढूंढना है। वल्लभाचार्य का जो थे वह वैष्णव धर्म के महान संत थे। काशी में इनका जन्म हुआ था। आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। अन्य विकल्प सुमेलित हैं, मतलब अन्य जो विकल्प हैं वो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो साथियों, अभी हमने पढ़ा है वल्लभाचार्य ने की। तो साथियों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। इन्होंने दक्षिण के विजयनगर राज्यसभा में शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों, वेदांत तथा मायावाद का खंडन करके ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया था। वहां इन्हें जगत गुरु महाप्रभु वैष्णवाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, ऑप्शन है आचार्य विट्ठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास और कृष्णदास। तो साथियों, जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आचार्य विट्ठलनाथ। साथियों, विट्ठलनाथ के बारे में अगर हम कहें तो अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठलनाथ ने किया था। अष्टछाप में 8 कवियों का नाम सम्मिलित है। ये 8 कवि थे, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीत दास, नंद दास और चतुर्भुज दास। साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो साथियों, ऑप्शन जो है इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो साथियों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह कौन सा ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका नेतृत्व कई संतों द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन सही है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। साथियों, पहला और तीसरा जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 जो है वह बिल्कुल गलत है,
जो ऑप्शन तीसरा है वह पहला और तीसरा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों अगले इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों रामानुज, माधवाचार्य तथा तुकाराम आदि ने अपना नेतृत्व प्रदान कर इसे एक दिशा दी। यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने जाति या धर्म पर आधारित भाव का पूर्णतया विरोध किया। भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया, जिसके कारण हिंदी, मराठी और गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। साथियों अगला जो क्वेश्चन है उसमें मिलान करना है। तो साथियों पहला जो क्वेश्चन है कबीरदास जी साथियों जुलाहा थे जिन्हें बुनकर कहा जाता है। ऑप्शन बी है रविदास। बी का संबंध जो है मोची से है और रविदास जी जो थे वो मोची थे। नामदेव का संबंध क्या है साथियों? नामदेव जो थे वो दर्जी थे और सेना जो थे वो नाई थे, यानी हज्जाम जो है करेक्ट आंसर होगा। साथियों जैसा कि इस पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? ऑप्शन है औरंगजेब, बाबर और अगला क्वेश्चन है अकबर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अकबर जो है, जो तुलसीदास जी थे वह अकबर के शासनकाल के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है होगा। यद्यपि अकबर व्यक्तिगत रूप से तुलसीदास को नहीं जानता था, तथापि ये इस युग के फारसी और हिंदी के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में व्यतीत किया और वहीं अपने 25 सुप्रसिद्ध उच्च श्रेणी के ग्रंथ लिखे। इनमें रामचरित मानस जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वह निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो साथियों ऑप्शन है रामानंद, तुलसीदास, कबीर और नामदेव। तो साथियों ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो कबीरदास जी थे वह कवि और समाज सुधारक थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जन्म लहरतारा के पास 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टरपंथ का खुलकर विरोध किया। कबीर की वाणी, उनके मुखर उपदेश की रचना बीजक 52 अक्षरी उलटवासी में देखे जा सकते हैं। साथियों अगला जो क्वेश्चन है और निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो साथियों ऑप्शन है व्यास, त्यागराज, तुकाराम और मैत्रेयी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा तुकाराम साथियों महाराष्ट्र से थे, जो कि पुणे जिला में स्थित देहू नामक गांव में हुआ था इनका जन्म जो है। वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। वे पंढरपुर यानी जिला सोलापुर महाराष्ट्र के भगवान विट्ठल के भक्त थे। अगला जो क्वेश्चन है वह साथियों इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? साथियों ऑप्शन है मदीना, काबा, मक्का और कुफा। तो साथियों ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं क्या है। इस्लाम की स्थापना हुई। तो साथियों ऑप्शन है 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में और 3री शताब्दी ईस्वी में और ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 7वीं शताब्दी ईस्वी में। साथियों पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 से 71 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में की थी। जिब्राइल द्वारा अल्लाह का पैगाम मिलने के बाद किया था। 632 ईस्वी में के लगभग में इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन है ईद उल जुहा, ईद ए मिलाद उन नबी, ऑप्शन सी है बकरीद और ऑप्शन डी है ईद। तो साथियों ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ईद ए मिलाद उन नबी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला पर्व जो है ईद ए मिलाद उन नबी है, जो हिजरी संवत के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन पड़ता है। साथियों हिजरी संवत का कब आरंभ हुआ? तो साथियों ऑप्शन है 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 670 ईस्वी और 622 ईस्वी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा 622 ईस्वी में, जिस दिन इस्लाम धर्म की संस्थापना हुई। साथियों पैगंबर मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया कि खुदा एक है। इस उपदेश से मक्का के लोग क्रोधित हुए, इसलिए 622 ईस्वी में उन्हें मदीना पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
हिजरी संवत उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना को पलायन किया। साथियों, मक्का में इनका जन्म हुआ था, मक्का में ये रहते थे और मक्का से मदीना को गए थे। जिस दिन गए थे उसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। इसी दिन मोहम्मद साहब मक्का के पुरोहितों एवं सत्ताधारी वर्ग के दबाव के कारण मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वह है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ। साथियों, ऑप्शन है हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से और बौद्ध से। तो साथियों, सूफी संप्रदाय जो है वह इस्लाम से इसका उद्भव हुआ है, इस्लाम से इसका जन्म हुआ है। सूफी संप्रदाय का संबंध इस्लाम धर्म से है। बाद में सूफी अनेक संप्रदायों में बट गए, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी इत्यादि। अगला जो क्वेश्चन है, बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? साथियों, ऑप्शन है भारत में, अफगानिस्तान में, ईरान में और इराक में। तो साथियों, बहाई संप्रदाय जो है वह ईरान में जन्मा था, ईरान में इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, अगला जो इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। बहाई संप्रदाय का जन्म स्थान ईरान को माना जाता है। प्रारंभ में इस संप्रदाय का क्षेत्र ईरान तक सीमित रहा, बाद में अनेक संतों ने भारत में इसका प्रचार किया। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वह चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती और फरीद उद्दीन मसूद। साथियों, ऑप्शन बी जो है अब्दुल चिश्ती, यह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल यानी अब्दुल चिश्ती ने की थी, जबकि भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वह किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो साथियों, ऑप्शन है गयासुद्दीन, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, अजमेर में रहने लगे तथा चिश्ती संप्रदाय की नींव भारत में रखी। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, अजमेर में ही इनको दफनाया गया, उनकी दरगाह भी यहीं पर है। साथियों, अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती की कहाँ रहते थे? तो साथियों, ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, लाहौर और सीकरी। तो साथियों, शेख सलीम चिश्ती जो थे वह सीकरी में रहते थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16वीं सदी के प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे और यह अकबर महान के समकालीन थे। शहजादा जहांगीर शेख के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ था, इसलिए अकबर उन्हें शेखू बाबा भी कहा करता था। भारत में चिश्ती सूफी क्रम की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एवं पुरी स्थित चारों मठों का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था। कबीरदास, नानक, चैतन्य एवं तुलसीदास का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। कबीरदास सबसे पहले है, उसके बाद नानक, चैतन्य, फिर तुलसीदास। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं क्या है। साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्त संतों में से एक थे। व्यास, त्यागराज, तुकाराम व मैत्रेयी में से तुकाराम जो है महाराष्ट्र के संत थे। वारकरी पंढरपुर के भगवान विठोबा भगवान के भक्त थे। मध्यकालीन भारत में सूफी संतों का पूजा व उपदेश का स्थल खानकाह कहलाता था। शाह ख्वाजा सोहरावर्दी व औलिया में से सोहरावर्दी एक सूफी सिलसिला है। अगला जो क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए थे। अष्टछाप की स्थापना श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, यह रामानंद की उक्ति है। श्रीमंता शंकरदेव 1449 में पैदा हुए थे और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने पुष्टि मार्ग दर्शन को प्रतिपादित किया, यह कथन सही नहीं है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो थे वह वल्लभाचार्य थे। साथियों, पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो थे वह वल्लभाचार्य थे। कबीर ने कहा था, राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। भगवान कृष्ण के प्रति
भक्ति का उपदेश वल्लभाचार्य ने दिया था। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथियों, अपना अगला जो टॉपिक है वो मुगल काल है। मुगल काल से कुछ वन लाइनर है, उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है कल के वीडियोस में आएगा। और साथियों, शुरू करते हैं आज का ये जो मुगल काल है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, बाबर के द्वारा की गई थी। 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था? तो साथियों, पोलो खेल था जिसको लोकप्रिय बनाया था भारत में बाबर के द्वारा। खिलजी, मुगल, लोदी तथा तुगलक में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो साथियों, वह मुगल काल के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उसका उल्टा सही अनुक्रम है। साथियों, इसमें उल्टे से पहला गिनना है। और साथियों, इसका जो सबसे अंतिम शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय था। उससे पहले साथियों औरंगजेब था। उससे पहले शाहजहां था। उससे पहले अकबर था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो साथियों, वह चांद बीबी उनका नाम था जिसने अकबर का विरोध किया था। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो साथियों, आगरा कोर्ट जो है वह लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। बुलंद दरवाजा सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवान ए खास तथा कुतुब शाही मकबरे में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो साथियों, कुतुब शाही मकबरा जो है वह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया तथा जोधाबाई का महल में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो साथियों, शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है वह किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो साथियों, शाहजहां ने बनवाया था। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो साथियों, वह गोलकुंडा किला जो है वह आंध्र प्रदेश में है। अगला जो साथियों, अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। किस मुगल साम्राज्य के कौन संस्थापक थे? तो साथियों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, बाबर जो था वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक जो था वह बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली की सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो साथियों, ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी और सिकंदर लोदी। तो साथियों, इब्राहिम लोदी को हराकर जो है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो साथियों, इब्राहिम लोदी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोदी का शासन था। लोदी वंश का सन 1526 में अंत करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं क्या है। साथियों, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? साथियों, ऑप्शन है कश्मीर, सिंध, पंजाब और राजस्थान। तो साथियों, जो इसका ऑप्शन सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वह पंजाब में से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण जो है 1518 से 19 ईस्वी में भीरा पर हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? साथियों, सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद
अकबर का लड़का जो था वह जहांगीर था, जहांगीर का लड़का शाहजहां था। साथियों ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1526 में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासक हुआ। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने पर जहांगीर तथा 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां शासक हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो साथियों ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं और बाबर और जहांगीर। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हुमायूं। हुमायूं जो है शेरशाह के द्वारा हरा दिया गया था और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान का शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो साथियों ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। अकबर का सबसे पहला उद्देश्य था संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना, उनमें यह एहसास जगाना कि वे एक ही राष्ट्र के वासी हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं। इसके साथ ही उसने पूरे राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित की तथा सामाजिक एकता एवं संस्कृति उत्थान के लिए कार्य किया। इसका कारण उसे एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, बादशाह अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? साथियों ऑप्शन है बादशाह अकबर के द्वारा जो है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? तो साथियों ऑप्शन है दीन ए इलाही, जजिया, जौहर और खराज। तो साथियों ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दीन ए इलाही। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना कर अकबर ने की थी। साथियों इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। इसकी सदस्यता का द्वार सभी धर्मों के लिए खुला हुआ था। शिष्यों की दीक्षा हेतु रविवार का दिन निश्चित था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक थे। तो साथियों ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल और बैरम खां। तो साथियों ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक था और कराकुइलू तुर्क था ये बैरम खां। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था और बैरम खां को मक्का जाते हुए समय मुबारक खां ने हत्या कर दी थी। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम ने अकबर से विवाह कर लिया। पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण दिया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल साम्राज्य शासक की तकदीर बदल दी? तो साथियों निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत के एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? तो साथियों ऑप्शन है हल्दी घाटी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो साथियों इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। जो पानीपत के द्वितीय लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में मुगल शासक अकबर की तकदीर बदल दी। इसी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से पहचान हो सकी थी। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वह है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? साथियों ऑप्शन ए है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश। साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिसोदिया वंश ने जो है मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था। अकबर के समय वहां का शासक राणा संगा का पुत्र उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। साथियों अगला जो क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया?
साथियों ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। तो राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त करने वाला अकबर था। और साथियों इसके बाद जो है इसने दीन-ए-इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी। साथियों अगला इसके बारे में थोड़ा देखिए अध्ययन करते हैं। अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए और दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। अगला जो क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? साथियों ऑप्शन है हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर और अकबर। तो साथियों फैजी जो था वह किसके शासनकाल का था? वह अकबर के शासनकाल का था। फैजी अकबर का दरबारी कवि था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना तथा अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे लीलावती, महाभारत इत्यादि। और अनेक हिंदी पद्य रचनाओं का श्रेय भी फैजी को ही जाता है। फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो साथियों ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध एक प्रगतिवादी सोच का शासक था, यह इसके विरुद्ध कदम उठाया था और उसने दिल्ली पर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था। मुगल बादशाह हुमायूं का पुत्र अकबर एक धर्म सहिष्णु और प्रगतिवादी सोच का था। अगला जो क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो साथियों ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास। अगला जो ऑप्शन है वह है बनमाली दास और राजा टोडरमल। तो साथियों इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महेश दास जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजा बीरबल जो है मध्य प्रदेश के सिंधी जिले के सिंघवाल तहसील के घोघरा गांव में 1528 ईस्वी में जन्मे महेश दास को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा राजा बीरबल की उपाधि से विभूषित किया गया। बीरबल ने की बुद्धिमत्ता व हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में नवरत्नों में शामिल कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1526, 1576, 1605 और 1660। तो साथियों इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 18 जून 1576 को मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई थी और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है साथियों औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका ऑप्शन बी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया गया था और यह विजय 1572 में हुई थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? ऑप्शन ए है ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा। तो साथियों ऑप्शन ए जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी किसी इमारत का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित कराया गया था। बुलंद दरवाजा यहीं पर बनाया गया है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो साथियों अभी हमने पढ़ा है अकबर ने की थी। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी। सलीम का जन्म सीकरी में हुआ था, अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय लिया। 1572 से 1585 ईस्वी तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? तो साथियों ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास और गुरु हरकिशन। तो साथियों अकबर द्वारा गुरु रामदास को जो है अमृतसर शहर बसाने के लिए अकबर ने जमीन दान में दी थी। साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास जो है से प्रभावित होकर 1577 में 500 बीघा जमीन जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था
यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साथियों, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला कौन सा व्यक्ति था? ऑप्शन है आसफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल। साथियों, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी मूल का शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल में के 8वें वर्ष में वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया था। अकबर ने सर्वप्रथम मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान का दर्जा प्रदान किया। राजा टोडरमल एवं एवाज शाह मंसूर इसके अन्य प्रमुख दीवान थे। अगला जो क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित है? तो साथियों, ऑप्शन है भूमि सुधार के कार्य से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण कार्य से और चित्रकारी से। साथियों, इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भूमि सुधार के कार्य से राजा टोडरमल जो थे वह संबंधित थे। अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता को आधार बनाया। उन्होंने टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, भगवान दास, राम सिंह आदि हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे। ये भूमि सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला जो क्वेश्चन है, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? तो साथियों, ऑप्शन है गोलकुंडा, बहमनी, बीजापुर और अहमदनगर। तो साथियों, ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बीजापुर की रानी थी। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी तथा अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हो गई, जिसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक ही था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। नए शिशु सुल्तान ने बरार मुगल साम्राज्य को अर्पित कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, वह सम्राट अकबर द्वारा किसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? साथियों, ऑप्शन है हुसैन मोहम्मद, मुकम्मद खां, अब्दुस्समद और मीर सैयद अली। तो साथियों, इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब्दुस्समद जो थे को अकबर की सीरी कलम की उपाधि दी थी और अब्दुस्समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। यह अपने समय का कुशल चित्रकार था और अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। बाद में उसे सुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? साथियों, ऑप्शन है जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा, राजा रामचंद्र और गोंडवाना की रानी। तो साथियों, ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राजा रामचंद्र के दरबार में मियां तानसेन थे। और मियां तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म 1506 में सतना के निकट बछौरा में हुआ था। तानसेन 1555 से 1562 तक रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहे थे तथा 1562 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? साथियों, ऑप्शन है उसने अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, उसने औसत फसल मूल्यांकन पर आधारित राजस्व वसूली की स्थापना की, उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन-ए इलाही की स्थापना की, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने मिलाने की कोशिश की। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की थी। साथियों, महान शासक ये बोला है, सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति मुख्य है? साथियों, अति मुख्य के रूप में और सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश सबसे महत्वपूर्ण थी। अगला जो क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? साथियों, ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर और अकबर और शाहजहां। तो साथियों, अकबर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
तानसेन एवं बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है संसार में सर्वप्रथम बारूद या गन पाउडर का आविष्कार हुआ था। तो साथियों ऑप्शन है मिस्र में, चीन में, यूनान में और भारत में। साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चीन में जो है गन पाउडर का आविष्कार हुआ था, बारूद का। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? तो साथियों ऑप्शन है हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने और अकबर ने। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तिगत दायित्व मानता था, अतः उसने आगरा के किले के शाहबुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के एक 30 गज के सोने की जंजीर बनवाई थी, जिसमें 60 घंटे लगे थे। न्याय का फरियादी यदि इस घंटी को बजाता था तो उसका न्याय स्वयं जहांगीर करता था। अगला जो क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? साथियों ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और बहादुर शाह प्रथम। तो साथियों मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला शासक जो था वह जहांगीर था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। साथियों ऑप्शन है नूरजहां, मरियम मकानी, मुमताज महल और इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नूरजहां के द्वारा जो है सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर नाम लिखा जाता था। नूरजहां के प्रेम में जहांगीर इस कदर दीवाना था कि धीरे धीरे राज्य के कार्यों में नूरजहां हस्तक्षेप करने लगी थी। इसी कारण जहांगीर के नाम के साथ मल्लिका नूरजहां का नाम भी सिक्कों पर अंकित किया जाता था। शाही फरमानों पर सम्राट के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाता था। भूमि अनुदान के पत्रों पर उसकी नाम की छाप को अंकित करना अनिवार्य था। साथियों आज का जो सेशन है यहीं पे एंड होता है। साथियों बने रहिए हमारे YouTube चैनल MM स्टडी पॉइंट पर। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में लेकिन जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।